हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इस चैप्टर में हमने अभी तक कवर किया कोशिका की खोज, कोशिका के पार्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में ही बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। क्लियर? तो हम उन कोशिकांग को ही स्टडी कर रहे थे। अभी हमने कोशिकांग में कवर किए थे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, और आज हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स, कोशिका के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कोशिका द्रव्य। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो जैविक क्रियाओं को करने में सहायक करते हैं। किसकी? कोशिका की। क्लियर? तो उसी महत्वपूर्ण अंगों में एक कोशिकांग है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए है, ये प्रमुख अंग कोशिकांग इसलिए कहता है क्योंकि कोशिका को कोई भी जैविक क्रियाएं करने में, कोई भी जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो या ये कहिए कि कोशिका को अपनी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया बहुत प्रमुख कोशिकांग होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये कहाँ पाया जाता है? क्लियर? सबसे पहले ये देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एवरी सेल्स में पाया जाता है। जितनी भी सेल्स हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक। अभी हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स लास्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोई भी सेल हो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। दोनों सेल्स को कार्य करने के लिए ऊर्जा की नीड होती है। अब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था कोलिकर ने। किसने? कोलिकर ने। ठीक है, तो कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था मसल सेल में, यानी कि मांसपेशियां जो होती हैं उनकी सेल में कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। उन्होंने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसे है, वो एक अखरोट जैसी संरचना है जो सभी सेल्स में पाई जाती है, और उन्होंने इसका नाम रखा था सार्कोसोमस। ठीक है, इसका नाम क्या रखा? सार्कोसोमस। अब उसका सार्कोसोमस तो नाम कोलिकर ने रख दिया, मगर इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा था सी बेंडा ने। सी बेंडा जो एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने उनको कहा था माइटोकॉन्ड्रिया, या ये कहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया है वो दिया था साइंटिस्ट सी बेंडा ने। क्लियर? अब हमें ये मालूम हो गया कि ये वर्ड कहाँ से आया है, ये वर्ड किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया दिया सी बेंडा ने। अब ये देखिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है या माइटोकॉन्ड्रिया देखने में कैसा होता है? तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स की साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है और इसकी कोई संख्या नहीं होती। मतलब ये निश्चित नहीं है, ऐसा कोई डेफिनेट नहीं है कि इस कोशिका में ये इतना माइटोकॉन्ड्रिया है या इतनी काउंटिंग है। ये कितने भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में फैले हुए होते हैं। और इनकी संरचना कैसी होती है? ये जैसे एक अखरोट होता है ना, अखरोट कहिए या मूंगफली, इसके साइज की होती है। अंदर से ये अखरोट जैसी होती है और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है जैसे पीनट का होता है, यानी कि मूंगफली जैसा होता है। क्लियर? अब जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिकांग, तो जितने भी कोशिकांग होते हैं सबके ऊपर एक लेयर होती है, सही है, एक झिल्ली होती है, जो झिल्ली कोशिका द्रव्य को अलग अलग करती है। ठीक है, तो ये हमारे ये भी कैसी है? ये दो लेयर है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो परतों से मिलके बना है। एक देखिए, आप देखिए, एक लेयर ये है और एक ये है। ठीक है,
तो जो इसकी बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, या ये कहिए आउटर सरफेस होती है, ये स्मूथ होती है। जो आउटर सरफेस है ये कैसी है? स्मूथ है, यानी कि इसमें कोई किसी तरह का कटाव या इस तरह से झुकाव नहीं होता है। मगर जो इसके अंदर की लेयर होती है, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की साइड प्रवर्ग बने होते हैं, या ये कहिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक उंगली होती है, उंगली जैसी संरचनाएं बनी होती है, या ये अंदर की साइड फोल्ड होते हैं। सही। माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर से मिलकर बना होता है। पहली लेयर जो सबसे बाहर होती है, आउटर लेयर, स्मूथ लेयर होती है। उसके अंदर की लेयर होती है वो अंदर की साइड उभरी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ये बनती है अंदर की साइड। और जो ये अंदर की साइड उभार आ रहे हैं, अंदर की साइड फोल्ड, इन्हें कहिए फोल्ड, जो अंदर की साइड फोल्ड हैं ये कहलाते हैं क्रिस्टी। क्या होते हैं? क्रिस्टी। ये देखिए, ये जो फोल्ड है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये होता है क्रिस्टी। से क्लियर? अब ये देखिए, ये आप देखेंगे जो बाहर की लेयर है और ये अंदर की लेयर है, ये 2 लेयर है। एक ही लेयर ये है और एक ही लेयर ये है। इन दोनों के बीच में जो लेयर स्पेस होता है ये होता है अंतरकला अवकाश, यानी कि कलाएं होती हैं, झिल्लियाँ जो होती हैं, एक झिल्ली बाहर की, एक अंदर की। तो जो अंदर की झिल्ली है वो होती है अंतर, तो अंदर की झिल्ली से बाहर की झिल्ली के बीच में जो अवकाश होता है, या ये कहिए जो जगह होती है, ठीक है, ये होता है अंतरकला अवकाश। और ये जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर अंदर को फोल्ड हुआ हुआ है, जो ये लेयर अंदर की फोल्ड हो रही है, उसके जो अंदर ये जगह बनी हुई है, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसके? ये कहते हैं अंतनालिका अवकाश, अंतरानालिका अवकाश। क्लियर? कि जो ये फोल्ड है, दो झिल्लियां हैं, इनके बीच की जो स्पेस है, ये स्पेस, ये होता है अंतरकला अवकाश। और जो ये अंदर जा रहा है, ये स्पेस जो है, जो फोल्ड है, फोल्ड अंदर से कहलाता है अंतरानालिका अवकाश। इतना हुआ गया क्लियर? अब ये जो लेयर्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया को 2 भाग में बांट रही है। कैसे? या ये कहिए कि इसको 2 कक्षों में बांटती है। तो एक कक्ष तो हो जाता है जो 2 लेयर के बीच में रह जाता है। ये देखिए, ये 2 लेयर आई है, इसके बीच में जो ये आ रहा है ये हो गया कक्ष। तो ये हो गया आपका बाह्य कक्ष, ठीक है। और ये जो इसके अंदर की साइड हो गया, जो अंदर क्रिस्टी है या अंदर की लेयर के अंदर का भाग है, ये हो गया अंतः कक्ष। इतना समझ में आया कि जो ये 2 लेयर हैं, इन 2 लेयर में ही क्या करा है? अंदर के फोल्ड हो गए हैं, अंदर की लेयर के फोल्ड हो गए हैं। जो फोल्ड हैं ये कहलाते हैं क्रिस्टी, और जो ये फोल्ड के बीच में जो स्पेस आता है ये होता है अंतरनलिका अवकाश। और ये जो 2 लेयर के बीच में अवकाश होता है ये कहलाता है अंतरकला अवकाश। मतलब नलियों के बीच का अवकाश अंतरनलिका अवकाश, और 2 झिल्लियों के बीच का या 2 कलाओं के बीच का अवकाश अंतरकला अवकाश। सही है। अब जो ये हमारे, अब ये क्या करता है? 2 कक्षों में डिवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया को। एक अंदर का पार्ट हो गया और एक ये बाहर का पार्ट हो गया, यानी कि 2 झिल्लियों के बीच की जगह हो गई और अंदर के झिल्ली के अंदर से अंदर वाला भाग। तो जो ये अंदर का भाग है ये हो गया अंतः कक्ष और ये बाहर का बाह्य कक्ष। अब हम आते हैं अंतः कक्ष में। तो अंतः कक्ष में आप देखेंगे कि बहुत सारा मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है। इसी मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं डीएनए प्लस राइबोसोम्स। डीएनए और राइबोसोम्स इसके अंदर पाया जाता है। अब देखिए, हमारे देखते हैं हम क्रिस्टी। तो ये क्रिस्टी पे आप देख रहे हैं ये रेड कलर के पॉइंट होते हैं, ये कण या पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये आप रेड कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कुछ संरचनाएं, ये जितनी भी क्रिस्टी है सब पर है, ठीक है। तो ये जो रेड स्ट्रक्चर है ये कहलाता है F1 कण या ऑक्सीसोम। इसको कहते हैं F1 कण या F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। अब ये F1, ये जो F1 है, ठीक है, इसे हम F1 क्यों कहते हैं?
इसको देखिए, क्या है? फर्नांडिस मोरन। ये एक साइंटिस्ट है, फर्नांडिस मोरन। ये इन साइंटिस्ट ने इस कण को देखा था और इन्होंने इसी का नाम, इन्हीं साइंटिस्ट के ऊपर इनका नाम रखा गया F1। ठीक है, फर्नांडिस मोरन के ऊपर ही रखा गया था F1 कण या ऑक्सीसोम। क्लियर? अब हमको ये पता चल गया ये F1 पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल, और ये इसको और क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम इतना। अब ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इससे हमें समझ में आया कि इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या पाया जाता है। इसमें जो मेन होते हैं वो होते हैं F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम, सेकेंड आपके राइबोसोम्स और DNA। अब ये सब इसमें क्या वर्क करते हैं, किसकी वजह से इसमें क्या बनता है और ये कोशिका की ऊर्जा कैसे बनाता है, अब हम ये समझते हैं। तो ये आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। अब इसकी संरचना के बाद अब ये देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मैंने अभी बताया कि कोशिका को सभी जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा बनती है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऊर्जा कैसे बनती है? तो देखिए, हमने इसमें देखे थे F1 कण, F1 पार्टिकल्स और या ऑक्सीसोम। ठीक है, तो जो ये F1 पार्टिकल्स होते हैं इसमें एक क्रिया होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उस क्रिया के साथ या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ऊर्जा बनती है किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। ATP की फॉर्म में। ठीक है, उसको कहते हैं, उस ATP की फॉर्म में ऊर्जा बनती है जो कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं में काम आती है। अब आपको समझ में आया कि ऊर्जा कैसे बनती है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी है प्रोसेस होता है जो आप अभी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम इतना समझेंगे कि जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ये F1 कण हैं या F1 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये या ऑक्सीसोम्स, ये क्या करते हैं? ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो ये ऊर्जा बनती है ये कैसी बनती है? ये ATP की फॉर्म में बनती है। ATP का फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद हुआ? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में बनाते हैं F1 पार्टिकल्स क्या ऊर्जा को। अब हमारे साथ एक चीज़ और थी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? DNA भी है और राइबोसोम्स भी है। अब ये DNA और जो राइबोसोम्स है ये भी कुछ कार्य करते होंगे। क्लियर भाई? कुछ जब ये है तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। तो हमारे पास F1 कण थे, इन्होंने ऊर्जा बना दी ATP की फॉर्म में। अब आते हैं हमारे राइबोसोम्स और DNA। तो DNA और राइबोसोम्स जो इसमें हैं वो अपने लिए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सही है, तो जो ये प्रोटीन बनाते हैं इसलिए ये अपने लिए अलग प्रोटीन बना लेते हैं या कहिए प्रोटीन संश्लेषण का काम कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको अलग या कहिए अद्भुत, माइटोकॉन्ड्रिया का एक को कहते हैं अद्भुत ऑर्गेनेल। ठीक है ना, ये अद्भुत है, अपने लिए अलग काम कर लेती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोटीन बना लेती है। तो इसीलिए कहते हैं इसे अद्भुत सेल भी कहते हैं, अद्भुत कोशिकांग भी कहते हैं, या अद्भुत अंगक कहते हैं। ठीक है, और जो ये बना रही है प्रोटीन बनाने का काम करती है, इसके लिए इसका एक नाम और होता है, वो होता अर्धस्वायत्त शासी अंगक यानी कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कौन सा है तो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, या ये कहिए कि अमेजिंग कोशिकांग कौन सा है? अमेजिंग अंगक कौन सा है? अमेजिंग ऑर्गेनेल कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा बनाता है
इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ऊर्जा का घर, ऊर्जा घर। किस लिए? क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करता है, इसमें ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर हुआ? अब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का हमने संरचना समझ में आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है और क्या कार्य होते हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? ये चपटी है कहिए या एक ओवल शेप में होती है, ठीक है। इसमें दो लेयर होती हैं, एक होती है बाहर की परत, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, तो बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक अंदर की मेम्ब्रेन होती है जो कैसी होती है? जिसमें अंदर फोल्ड पाए जाते हैं, सही है। ये फोल्ड क्रिस्टी कहलाते हैं। और जो फोल्ड के अंदर ये नलिकाएं हैं, ये नलिकाओं में जो बीच का स्पेस होता है, फोल्ड के अंदर स्पेस होता है, ये कहलाता है अंतर्नलिका अवकाश। और दो झिल्लियों के बीच में जो जगह होती है, इस जगह को कहते हैं अंतरकला अवकाश। इसमें फोल्ड में जो पॉइंट में कण जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो ऊपर से गोल और एक आकार इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम। इसी में जो अंदर की साइड अंतः कक्ष होता है, उस कक्ष में मैट्रिक्स पाया जाता है जो श्वसन करते हैं, जब रेस्पिरेशन करती है कौन? सेल। तो सेल की रेस्पिरेशन करने पर जो एक क्रेब्स साइकिल होती है, जिसमें एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम काम आता है या बनता है, वो एंजाइम से वह हमारे इस मैट्रिक्स में पाया जाता है। और हमारे इसमें जो डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ये प्रोटीन का बनाने का काम करते हैं, अपने लिए प्रोटीन बना लेते हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। F1 पार्टिकल्स ऑक्सीसोम ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, तो इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। क्लियर हुआ? अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो नेक्स्ट कोशिकांग है वो है प्लास्टिड्स। देखिए स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया अभी हमने पढ़ा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? वो सभी सेल्स में पाया जाता था, यूकैरियोटिक में भी, प्रोकैरियोटिक में भी, ठीक है ना। अभी हमने सेल्स भी पढ़ी थी कि दो प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। तो जो हमारे प्लास्टिड्स हैं वो किस में पाई जाती है? वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किस में? सिर्फ पादप कोशिकाओं में। वो जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। क्लियर? ये इतना समझ में आया। और ये प्लास्टिड्स को लवक भी कहते हैं, इसका एक नाम और है लवक, ठीक है। तो प्लास्टिड्स क्या है? लवक। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कोशिकांग है ये काफ़ी बड़ा कोशिकांग है, ये बड़ा अंगक है, ठीक है। अब इसमें इस बड़े अंगक होने के कारण ये जो प्लास्टिड्स है ये क्या है? इससे कोशिका उसमें प्लांट्स में पाया जाता है। अब ये दो तरह का होता है, ठीक है। तो जो एक होता है रंगहीन और एक होता है रंगीन। तो इसे हम कह सकते हैं प्लास्टिड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रंगीन और एक होते हैं रंगहीन, ठीक है। तो जो रंगीन है, जो रंगीन है वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और जो रंगहीन होते हैं वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इतना समझ में आया? यानी कि प्लास्टिड्स जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कलर होता है, चाहे वो येलो कलर हो, चाहे कैसा हो, चाहे वो ग्रीन कलर हो, चाहे वो रेड कलर हो, वायलेट कलर हो, कोई भी कलर हो, तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट। अब हमने भी देखा और एक कि क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन। अब आपने सबने प्लांट्स देखे होंगे, पेड़ देखे होंगे, तो पेड़ मोस्टली किस कलर के होते हैं? पेड़ ज़्यादातर होता है हरे रंग का। क्यों? क्योंकि पेड़ पे क्या होता है? तना होता है, और तने पे सबसे ज़्यादा क्या होती है?
वो होती है ग्रीन लीव्स, हरे रंग की पत्तियाँ। तो जो लीव्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, एक वर्णक पाया जाता है, कलर पाया जाता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस, क्लोरोफिल की वजह से ही ये कैसा हो जाता है, ये प्लास्टिड्स कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। या ये आप ये समझिए कि जो ग्रीन कलर वाला प्लास्टिड है, ठीक है, जिसमें ग्रीन कलर पाया जाता है वो कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, और जिसमें किसी तरह का रंग नहीं होता वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इतना सही हुआ। प्लास्टिड्स सिर्फ जो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रंगीन प्लास्टिड्स, रंगीन लवक, वो होते हैं जिनको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और एक होते हैं रंगहीन जिनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब ये जो रंगीन होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ये क्या होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास ग्रीन, तो उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पौधे के जिस भाग में, पौधों के जिस भाग में क्या होता है, कोई कलर पाया जाता है, रंगीन भाग, जितने भी रंगीन भाग होते हैं उन सब में होता है क्रोमोप्लास्ट, और जो भाग में कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं, वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब जो ये क्रोमोप्लास्ट है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह है, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऊर्जा का निर्माण करती है। ठीक है, उसमें भी ऊर्जा होती है, बनती है। तो ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, क्लोरोप्लास्ट करती है जो सन से एनर्जी लेती है, यानी कि लाइट एनर्जी जो होती है, ठीक है, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये भी हमारी पादप कोशिका को ऊर्जा देने का काम करती है। ये सही हुआ, इतना समझ में आया। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट है एक क्रोमोप्लास्ट जिसमें ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ की आप स्ट्रक्चर देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी किसके जैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा होता है, उसमें भी ऊर्जा बनती है, इसमें भी ऊर्जा बनती है। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ उसी के जैसा होता है। जैसे इसमें भी दो लेयर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, उसमें भी क्या था, वो भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल था। ठीक है, और ये भी कैसा है, ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ये सही है, इतना समझ में आया कि ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मैट्रिक्स भरा हुआ था, और इसके अंदर भी मैट्रिक्स भरा हुआ है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा में आप देखेंगे ये चपटी चपटी स्ट्रक्चर, देखिए चपटी चपटी रचनाएं हैं। ठीक है, इनको एक रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, और जब ये सारी क्रिस्टी, तो इसमें जो ये दोहरी वो है, परत है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर मैट्रिक्स है जिसे बोला स्ट्रोमा। अब इसमें जो चपटी चपटी ये वलयकार ये रचनाएं हैं, इनको कहते हैं, इन सब का जो लेयर है, पूरा एक चट्टा, ये पूरा एक ग्रुप है, ये होता है क्या, ग्रेना। क्या कहलाता है, ग्रेना। और जब हम इसे सिंगल को देखते हैं तो ये होती है एक लेमिला। ठीक है, इसको लेमिला एक होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक, जैसे एक सिक्का होता है, ठीक है ना, तो एक सिक्का है, ये एक सिक्का एक लेमिला है, और जब हम सिक्कों के ऊपर दूसरे सिक्के रख के उसका एक ग्रुप बना देते हैं तो वो हो जाता है ग्रेना। इतना समझ में आया। अब इसमें भी ये क्या है, आपकी दो लेयर होती हैं डबल, एक उसके अंदर जो लेयर होती है उसे कहते हैं परिद्रव्य अवकाश, और ये जो आपस में जुड़े होते हैं ये जुड़ते हैं स्ट्रोमा पटलिका किसके से। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ऊर्जा का निर्माण करते हैं। सही है, ये क्या काम करते हैं, ये सूर्य की जो ऊर्जा होती है, लाइट एनर्जी होती है, सूर्य की ऊर्जा जो होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य क्रोमोप्लास्ट करते हैं।
इतना समझ में आया कि जो प्लास्टिड्स हैं वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये रंगीन दो तरह के होते हैं, एक रंगीन क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें जैसे ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा होता है प्लांट में तो उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। या आप ये कहिए कि जहाँ ग्रीन कलर ज़्यादा होता है उन लीव्स में, उनमें होता है क्लोरोप्लास्ट। और जो अदर और जो कलर्ड पार्ट होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। और जहाँ पे रंगहीन पार्ट होते हैं, रंगीन नहीं होते, वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और ये भी ऊर्जा बनाने का काम करता है। साथ में इसके अंदर भी कुछ डीएनए पाया जाता है, डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये काम भी, ये भी अपने लिए कुछ प्रोटीन का संश्लेषण कर सकते हैं। देखिए ये भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही काम कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी ऊर्जा दे रही है और क्लोरोप्लास्ट भी ऊर्जा दे रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने लिए प्रोटीन बना रही है, तो कुछ प्रोटीन इसमें भी बनता है, ठीक है। अब इसमें जो क्लोरोप्लास्ट में जो प्रकाश ऊर्जा होती है, ठीक है ना, जो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, वो सब हम सबको पता है कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, जिसमें पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, सही है। तो इतना हमें पता था। अब जी देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कैसी होती है, दो प्रकार की होती है। कहाँ पर हो रही है, ये क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक होती है लाइट प्रकाश संश्लेषण, एक होता है डार्क प्रकाश संश्लेषण या डार्क रिएक्शन कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दो क्रियाएं हैं, एक होती है लाइट क्रिया, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रकाश क्रिया, और एक होती है डार्क रिएक्शन जिसको कहते हैं प्रकाशहीन क्रिया, सही है। जो प्रकाश क्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें जल का विघटन होता है, ठीक है। और जो डार्क क्रिया होती है, प्रकाशहीन क्रिया होती है, उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी कि फूड बनता है, सही है। तो ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के कार्य थे। अब हमने आज की वीडियो में क्या क्या कवर कर लिया, हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखा है, फिर उसके बाद हमने उनके कार्य देखे हैं, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के कार्य देखे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट की संरचना और उसके कार्य के बाद अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट जो क्या है, यह भी क्रोमोप्लास्ट ही है, ठीक है। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों क्रोमोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रंगीन और एक रंगहीन, ठीक है। रंगहीन कौन से थे, ल्यूकोप्लास्ट, उनको हम अलग रखते हैं। तो जो ये थे क्रोमोप्लास्ट, रंगीन प्लास्टिड्स, उसमें जहाँ ग्रीन कलर होता है तो वो क्या हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो अब यही इनमें मेन डिफरेंस है, क्या कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें सभी कलर्स होते हैं रंगीन, किसको छोड़कर, सिवाय ग्रीन कलर के, हरे रंग के अतिरिक्त सभी कलर हो सकते हैं, कोई भी कलर हो सकता है, लाल रंग भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सब कैसे होते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं। मगर क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ हरे रंग होता है, किस लिए, क्योंकि ये क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। तो ये क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये केवल हरे रंग के प्लास्टिड्स है, और क्रोमोप्लास्ट ये हरे रंग को छोड़कर जो अन्य रंग है उनमें, देखिए ये क्लोरोप्लास्ट होता है किसमें, प्लांट्स की लीव्स में, यानी कि पत्तियों में, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट होता है जो प्लांट्स के अदर पार्ट है, जो कलरफुल पार्ट है, रंगीन पार्ट है, जैसे उसका फ्लावर्स होता है, उसके पुष्प में, ठीक है, कली, ये सब क्या है, रंगीन पार्ट होती हैं, तो ये उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्लोरोफिल अन्य वर्णक कैरोटीन के प्रभाव को छिपा देता है। इसमें क्लोरोफिल जो होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन है, ये इतना प्रभावी होता है कि जो अदर कलर्स होते हैं वो उनको छिपा देता है, ठीक है। आपने देखा हो स्टूडेंट्स कि जो पत्तियां होती हैं हरे रंग की होती हैं, मगर जब वो सूखने लगती है, जब उनका क्लोरोफिल ख़त्म होने लगता है तो वो पीली पड़ती चली जाती है। तो ये किस वजह से, क्योंकि उसमें कैरोटीन है, सही है। तो जब तक क्लोरोफिल है उसमें, क्लोरोफिल क्या कर रहा है, जो दूसरे वर्णक है, दूसरे कलर है, उनको छिपा देता है, ठीक है। और इसमें क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं होता,
और इसके क्लोरोफिल के ना होने की वजह से इसमें जो अन्य कलर है, ठीक है, वो प्रभावी होते हैं। और इसमें प्रमुख जो वर्णक होते हैं वो होते हैं कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है। अब इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा बनती है और ऊर्जा कौन बनाता है? हमारे जो लैमेली है, जो ग्रेना बना रही है, वहीं से ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होती है? लैमेली उपस्थित होती है जिसकी वजह से ऊर्जा बनती है। और जो फ्लावर्स होते हैं इसमें क्या होती है? जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें लैमेली अनुपस्थित होती है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेती है, ठीक है। यही रीजन है कि जो कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, वो सिर्फ हरे भाग में होती है, यानी कि हरी पत्तियों में होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण स्थल है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, इसीलिए क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण स्थल है, इसी में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ क्लोरोप्लास्ट का होता है? ग्रीन पार्ट में प्लांट के, और ग्रीन पार्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और मगर जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये अदर रंगीन भाग में पाया जाता है। कौन सी में? जैसे पुष्प में पाया जाता है। और अब ये पुष्प में जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं जो उसके परागकर्ता होते हैं, ठीक है, जो परागकण को इधर से उधर फैलाते हैं, ठीक है। उन परागकण जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पराग के कणों को इधर उधर फैला रहे हैं, पराग कणों को, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर है, ठीक है। और ये जो परागकर्ता होते हैं, ये इंसेक्ट्स, ये कलर को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं और वो आते हैं। और फल में, जहाँ फलों में भी जो उसमें होता है क्रोमोप्लास्ट, वो विकिरणकर्ता जो होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के कार्यों में अंतर की वजह से इन दोनों को अलग अलग किया जाता है। यही रीजन है कि क्लोरोप्लास्ट को हम क्रोमोप्लास्ट में रंगीन प्लास्टिड होने की वजह से, ठीक है, रंगीन प्लास्टिड होने की वजह से क्रोमोप्लास्ट में होता है, मगर उसके बाद भी ये अलग एक प्लास्टिड होता है, ठीक है ना। तो इतना हमें समझ में आया। आज की वीडियो में हमने कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, या ये कहिए कि आज की हमने प्लास्टिड्स कवर किए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट आगे के ऑर्गेनेल्स देखेंगे, कौन से हैं, जैसे वैक्यूल्स है, ठीक है, वो हम वैक्यूल्स कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।